हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आज की क्लास में हम द्रव के वाष्प दाब, उससे संबंधित वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट के नियम को आज हम समझेंगे। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है, उसको आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। वाष्प दाब को, अवनमन को जानने के लिए पहले वाष्प दाब होता क्या है द्रव का, उसको जानेंगे। तो आइए द्रव का वाष्प दाब क्या होता है उसको समझते हैं। किसी भी बर्तन में यदि कोई द्रव इस तरीके से भरा हुआ है और ये खुला हुआ है, तो द्रव वाष्प बन करके वायुमंडल में क्या होता रहता है, मिलता रहता है। एक टाइम आता है कि द्रव वाष्पित होकर के पूरा पूरा वायु में क्या हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन यदि हम करें क्या, स्थिर ताप पर बर्तन को किसी हम ढक्कन से, किसी पात्र से बंद कर दें और तब देखें, यहाँ पे द्रव की सतह पर उपस्थित जो अणु वाष्पित हो रहे हैं, द्रव के बर्तन, यहाँ बर्तन पर जाकर क्या होते जाएंगे, एकत्रित होंगे। जब वाष्पन की क्रिया होगी तो कुछ अणु क्या होंगे, द्रव में परिवर्तित होंगे, यानी कि वाष्पन की क्रिया होगी और फिर द्रवण की क्रिया होगी। एक टाइम ऐसा आएगा, जितना तेजी से वाष्प द्रव में बदलता है उतना तेजी से वाष्प किस में बदलने लगेगा, द्रव में बदलने लगेगा। तो उस समय इस बर्तन पर, उस स्थिर ताप पर जो भी दबाव होगा वही द्रव का क्या होगा, वाष्प दाब होगा। यानी कि द्रव का वाष्प दाब, वाष्प, वाष्पन और द्रवण। वाष्पन हो रहा है, फिर द्रवण हो रहा है, ये दोनों क्या है, विपरीत क्रिया होती है। तो उस समय जितना तेजी से द्रव वाष्प बदले और द्रव फिर वाष्प क्या हो, द्रव में बदलने की क्रिया होने लगे, तो उस समय जो बर्तन को दबाव होगा, यहाँ पर उसी को द्रव क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सीखते हैं वाष्प दाब का अवनमन है क्या। किसी भी द्रव में, किसी भी शुद्ध विलायक में यदि हम क्या करें, किसी पदार्थ को घोल दें, अवाष्पशील पदार्थ को घोल दें, तो द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध विलायक था, क्या था, शुद्ध विलायक था, तो द्रव के अणु सतह पर जाकर यहाँ पर क्या होने लगे, जमा होने लगे। जब इसमें हमने कुछ पदार्थ को घोल दिया, तो द्रव के, अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया तो हमारा विलयन बन गया। तो द्रव के जितने अणु जा रहे थे यहाँ पर सतह से छोड़ करके, तो कुछ ही अणु क्या करेंगे, जाएंगे। शुरू में तो अणु ज्यादा जा रहे थे, इसलिए बर्तन पर दबाव ज्यादा हो रहा था। अब जैसे ही कोई पदार्थ इसमें हम घोल देंगे, तो ये द्रव का ऊर्जा कम हो जाएगी और अणु जो ज्यादा वाष्पित हो रहे थे कुछ ही वाष्पित होंगे और बर्तन पर जाकर के दबाव कम डालेंगे। यानी कि यदि मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब PS है, इसका मतलब विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। अगर कोई पदार्थ विलायक में घोल देंगे, जब विलयन बनेगा तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों के अंतर को, वाष्प दाब का अनुमान, विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब को अगर हम क्या कर दें, आपस में अंतर ले लें, घटा लें, उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, वाष्प दाब में अवनमन P0 - PS और विलायक के वाष्प दाब से भाग दें। वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब से अगर हम इसका अनुपात ले लें, भाग दे दें, तो जो मान प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर इससे संबंधित राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, अगर देखा जाए किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो गया, और ये क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या को जो हम एक दूसरे से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, विलेय का मोल प्रभाव। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम में कक्षा 12 में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रख करके पढ़ाई करेंगे। तो क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया है। अगर अब इसको देखा जाए और इसको सॉल्व किया जाए,
तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, और विलायक को हम क्या मान लें, कैपिटल मान लें। यदि हम क्या करें, ये नियम हम तनु विलयन पर लागू होगा, और तनु विलयन पर लागू करें तो तनु विलयन में क्या होता है, विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही कम होती है। इसलिए जहां पर n प्लस n है उसको हम क्या मान लेंगे, लगभग n, क्योंकि इसकी मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी, और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। तो n प्लस n को हम क्या मान लें, कैपिटल N। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम में पी नॉट माइनस टी एस बराबर पी नॉट बराबर n अपान n हो जाएगा। और फिर विलेय n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको क्या करेंगे, भार बटा अणु भार, और ये क्या है, विलायक का भार बटा अणु भार। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल एम डब्ल्यू और स्मॉल एम, और एक कैपिटल एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कैपिटल डब्ल्यू कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी कि विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, और यहाँ पर विलायक का अणु भार बटा विलेय का क्या हो जाएगा, भार। तो इस तरीके से हम राउल्ट के नियम की सहायता से किसी भी विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, जो पदार्थ घोला जा रहा है उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, भार ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की सहायता से अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि अणुभार कैसे कैलकुलेट करेंगे, या विलायक का वाष्प दाब कैसे कैलकुलेट करेंगे, विलयन का वाष्प दाब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्नों को करके हम सीखते हैं। आइए राउल्ट के नियम पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं और आज सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको करेंगे कैसे। पहले 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज को किसमें घोला जाता है, जल में। तो ग्लूकोज हमारा क्या है, विलेय है, और जल हमारा क्या है, विलायक है। पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कौन विलेय है कौन विलायक। कुछ बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, तो इस बात को समझ लेंगे। जिसको घोला जाएगा, जैसे ग्लूकोज को डाला गया जल में, तो ग्लूकोज हमारा विलेय हो गया, जल हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। बाकी इसके पहले विलयन संबंधी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और बताया है विलेय और विलायक होता क्या है। तो आइए अब बढ़ते हैं। तो विलेय मतलब स्मॉल डब्लू को हमने विलेय माना है। विलेय का भार कितना है, 18 ग्राम। और विलायक मतलब कैपिटल डब्लू का भार कितना है, 100 ग्राम। विलायक का भार कितना, 100 ग्राम। उसके बाद जल का वाष्प दाब, जल क्या है, विलायक है, इसको पी नॉट द्वारा दर्शाएंगे, 17.53 mm से घट करके, जैसे ही जल में हम ग्लूकोज को डालते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसा कि हमने बताया विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, विलायक से कम होता है। तो पी एस कितना हो जाएगा, 17.22 हो जाएगा। अब ग्लूकोज का भार तो वैसे 180 होता है, लेकिन कैलकुलेशन करना है तो लगभग 180 या उसके अगल बगल वैल्यू आना चाहिए। तो आइए m बराबर क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल एम की। और कैपिटल एम क्या हो जाएगा, जल है, और जल का भार कितना होता है, 18 होता है। तो आइए राउल्ट के नियम की सहायता से हम इस प्रश्न को सॉल्व करें। तो राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर ये स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बटा कैपिटल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल क्या है, विलेय की वैल्यू है, और कैपिटल क्या है, विलायक की वैल्यू है। तो आइए यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 17.533 और 17.22 बटा फिर क्या करेंगे, 17.533 बराबर स्मॉल डब्ल्यू ग्लू भार कितना है, 18 है। स्मॉल एम कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम यानी जल का अणुभार कितना है, 18 है, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 100 ग्राम है। कैपिटल डब्ल्यू जल की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम। इसको रख देंगे, इसको घटा लेते हैं। इसको जब घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाइए 1 बच जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 3। दशमलव हमारा यहाँ लग गया, और 17.53 ये हो गया। 18 में 18 का गुणा कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 324 हो जाएगा, और यम गुणते कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आइए दशमलव से यहाँ दशमलव हट जाएगा, यहाँ दशमलव से, और यम की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे 100 यम बराबर
324 और ये जाकर वहाँ गुणा हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव और यहाँ दशमलव क्या है, बराबर बराबर जगह पर है, तो ये जाकर के यहाँ पर गुणा हो जाएगा और ये यहाँ पर हमारे पास आकर के ये गुणा हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ, ये जाकर यहाँ गुणा हो जाएगा। और अगर हम यम का मान चाहते हैं तो ये 31 हमारा यहाँ हो जाएगा और फिर या तो हम 100 को हटा लेते हैं, यम को यहाँ कर लेते हैं, फिर ये गुणा कर लेते हैं और हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, हल करें, ध्यान से इसको देखेंगे, इसको हल कर लेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 183। इसको हम क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे और चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 183। इस तरीके से हमें ध्यान क्या रखना है, विलेय का मान क्या है, विलायक का मान क्या है, सही रखिए और उसके बाद अंत में सही तरीके से गुणा भाग करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब कितना आया, 183। तो आइए अब एक नए प्रश्न के लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसको कैसे करते हैं जानेंगे और सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 30 डिग्री पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। यूरिया का अणु भार ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री पर जल का वाष्प दाब 31.70 mm है। तो आइए देखिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड यूरिया के 6% जलीय विलयन, मतलब 6% का मतलब क्या हुआ, 6/100, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया क्या है, घुला हुआ है। इसका मतलब क्या है, विलेय का जो भार है स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना हो गया, 6 ग्राम, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का कितना होगा, 100 में से कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 94 ग्राम। तो विलेय का भार कितना, 6 ग्राम, और विलायक का भार कितना, 94 ग्राम। उसके बाद जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 mm है। इसका मतलब क्या है, विलयन यानी कि पीएस की जो वैल्यू है 31.13 mm है। यूरिया का अणु भार ज्ञात कीजिए, एम कैलकुलेट करना है इस्तेमाल, और जल का वाष्प दाब यानी कि पी नॉट 31 क्या है, 70 है। कैलकुलेशन क्या करना है, यूरिया का अणुभार इस्तेमाल, और कैपिटल यम क्या होगा, जल का अणुभार कितना होता है, 18, जैसा कि पिछले सवाल में भी हमने देखा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, स्मॉल वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और ये क्या करेंगे, कैपिटल वैल्यू, जैसा कभी हमने फार्मूला देखा था। तो आइए यहाँ पर पी नॉट कितना है, 31.70 माइनस पी एस कितना है, 31.13, बटा क्या करेंगे, फिर पी नॉट से भाग दे देंगे, तो 31.70। स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 6 ग्राम है। स्मॉल यम कैलकुलेशन करना है, कैपिटल यम कितना है, 18 है। कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 94 है। चलिए आइए इसको हम घटाते हैं, जब घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 57, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 3 घटाइए 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 6 में से घटाइए 5 और ये इतना बचेगा, बटा कितना हुआ, 31.70। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 6 गुणते 6 में 18 का गुणा कर देंगे, 18 छक्का 108 और यम गुणते कितना हो गया, 94 हो गया। यम की वैल्यू निकालनी है तो यम यहाँ करिए और ये दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दशमलव हटेगा तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 108, 108, ये जाके वहां पर 31,3170, दशमलव दशमलव यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, ये जाकर के यम हमारा यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट जो 57 था वो 57 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा। तो अगर इसको हम हल करें और कैलकुलेट करें, पहले तो मान कैसे रखना है, सबसे जरूरी ये होता है, जब मान रख देंगे तो अंत में गुणा भाग करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो लगभग इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, लगभग में 60 आ जाएगा। और यूरिया का भार कितना होता है, 60 होता है। तो कभी कभी कैलकुलेशन में कभी एग्जैक्ट मान आएगा तो लगभग, या तो कभी 59 कुछ आ जाएगा, कभी 60 आ जाए, कोई 61 है, उससे कोई गलत नहीं है, बस कैलकुलेशन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इस तरीके से वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन राउल्ट का नियम हमने आपको आज बताया। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर
अगले नए टॉपिक के साथ, एक नए धमाके के साथ अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।